हॉस्पिटल में 25 दिन तक रहा। एक दिन नर्स ने स्टिचेस खोलने की कोशिश की और गलती से मेरी आंतें बाहर गिर गईं। Iraqi is your brother? Ja, nog maar daar is er nog weg. Nope. I hate Iraq and Iraq. भूख और प्यास से हम मर रहे थे। तब मुझे और मेरे साथियों को अपना पेशाब पीना पड़ा, लेकिन मैंने उसका पैर पकड़ लिया। उसी क्षण दूसरे सिपाही ने मुझ पर बेरहमी से प्रहार किया, जिससे मेरे 2 और दांत टूट गए। मैंने अपनी आंखों से अन्य बंधकों को लोहे की छड़ी और बिजली के तारों से यातनाएं सहते देखा। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ईरान में हूँ और मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं ईरान के अंदर, और मैं आपको बहुत सारी वीडियो देखना चाहता था, दिखाना चाहता था, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है। बीच में 15 दिन जो है इंटरनेट यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था, तो भाई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मैं तो सोच रहा था बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, बट नहीं आ रहे। लेकिन फिलहाल हम लोग जा रहे हैं तूर्सेकान। मुझे लगता है इस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। और तूर्सेकान में है बहुत ज़्यादा सरप्राइज़, जहाँ पे हमें बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिलने वाले हैं जिनको आप जानते हैं क्योंकि आप पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि तूर्सेकान में क्या होने वाला है, और रास्ते भर देखते हैं हमें क्या क्या दिखता है। ये आप कैसी है? आप कैसी है? आप कैसी है? आप कैसी हो? आप दोनों कैसे हो? और भाई यहाँ पे बाबा गाड़ी निकाल रहे हैं। ओह ये बोरो 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 बोरो, आज मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, हम अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करेंगे। ओके یعنی در حق ترانزوم یا مناسب فرق قرآن و کفر दोस्तों रास्ते में ना हम लोग ऐसे ऐसे क्या ये खाते हुए आते हैं, मतलब जब भी कहीं जाते हैं तो बीच में तक खाते पीते पूरे रास्ते खाते पीते जाते हैं। देखो देखो ओए भाई साहब, व्हाट इज इट? Sunflower seed. सनफ्लावर सीड? कैसे कह रही है? हमारे इंडिया में नहीं खाते यार सनफ्लावर सीड, हमारे यहाँ मूंगफली खाते हैं। این چیزه ما جرب کلی چند بابا زدی نمیدونم. तो भाई हम लोग तूर्सेकान पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं फाइजा के बाग पर। जो बाग है, बाग यानी कि जो जहाँ पर उसके फाइजा के फादर की खेत है, खेत बादाम अखरोट का। तो चलते हैं अभी वहाँ पे। देखो कितना बढ़िया, कितना सुंदर है। तो भाई अभी हम बाग पर नहीं आए हैं, हम आए हैं वहाँ पे। लुक एट द डॉग। अभी देखो, ये देखो कितना सुंदर है भाई। ये मतलब ऊपर है, बहुत ऊपर, जो तूर्सेकान है उसके ऊपर है। और ये यहाँ पे डैम है, डैम। ये देखो ये जम गई है भाई, ये देखो यहाँ पे ये झील है और ये जम गई है। इट गेट फ्रीज, हाँ फ्रोजन। ओह ये डैम है, वाह कितना सुंदर है वो। देखो भाई من نخوردم دیوانه Well, we're saying that they have it, they have वो कह रहे मैंने तो खाया नहीं, तो दे दिया। भाई अब आए हैं हम बाग में। ये रहा बाग। क्योंकि ठंड बहुत हो रही है तो सारे पेड़ सूख गए हैं। ये देखो सब सूख गए हैं, बर्फ पड़ रही है। गर्मियों में जो है अभी जो है वो बढ़िया हो जाएगा, आपने पहले देखा होगा। अभी सब पेड़ सूख गए हैं। चलते हैं नीचे। देखो 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 भाई,
ये क्या हालत हो रखी है। ये तो बिल्कुल बाग में लग पड़ी है आग। वाह वाह वाह। ओहो। ये इनका अंदर बैठने का सिस्टम है और यहाँ पर बैठने का है। आपने दोस्तों पहले देखा हुआ है, मैं बाग में आया हूँ। यहाँ पे हमने पिकनिक वगैरह करते हैं और खेती होती है। ये पूरा अखरोट बादाम के पेड़ हैं, लेकिन ठंड, अभी मौसम ठंड का है तो सब पेड़ सूख गए हैं। भाई फैज़ अभी तक मैं तक चिप्स खा गई। Why you eat their chips? I only. हाँ? I was not the only criminal. I had also some mates. Bita, she eat all of your chips. Nou, goed, nou goed. Look, all of it's empty. It's empty here. You eat all of it. Kami nga namin mga kasi pa goed kami ka. Meta, she eat your chips. They kept some chai for us, but they kept some chai for us, but we didn't keep it. Oh. Because of you, because you opened it. अब हमें चिप्स और चाय नहीं मिलेगी। चाय How dare you? तो भाई अब हम तुर्सेकान पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो फ़ायज़ा है वो, क्योंकि उनके घर पे हम फ़ायज़ा की दादी के यहाँ जा रहे हैं, तो उनके घर पे ना कुछ बच्चे वगैरह हैं, तो उसके लिए मैंने कहा फ़ायज़ा से कि कुछ चिप्स वगैरह ख़रीद लो। तो अब वो चिप्स, ये देखो चिप्स या वो कुछ देख रहे हैं। भाई हम लोग पहुँच गए हैं और ये रहा फ़ायज़ा की दादी का घर और उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह स्वीट्स वगैरह लिए हैं, क्योंकि हम जब से शादी के बाद, जब से इंडिया आए, हम पहली बार जा रहे हैं उनके घर पे। ये देखो, और बहुत मुझे लग रहा है कि फ़ायज़ा के फादर कह रहे हैं बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो हमने बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं सबके लिए। चलो अंदर चलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं और पहले हम जा रहे हैं फ़ायज़ा की बुआ के घर पे, जो बड़ी बुआ है। और ये फ़ायज़ा ने गिफ्ट ले रखा है, वो गेट नहीं खोल रहे हैं। They are not opening the... तो दोस्तों हम आ गए हैं फ़ायज़ा की बुआ के यहाँ पर, और यहाँ आने का एक बहुत बड़ा एक मकसद है। दरअसल दोस्तों पिछले साल जब मैं इसी जगह आया था, तब मैं एक ऐसे सोल्जर से मिला था जिसने अपनी जवानी के 8 साल जंग में बिता दिए, कैद में बिता दिए। दरअसल वो और कोई नहीं, फ़ायज़ा के फूफा जी हैं, जो इराक ईरान की जंग में 8 साल तक कैद रहे। आज मैं उनसे ही बात करूंगा और आज मैं आपको उनकी एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपको दुख, तकलीफ़ और जंग का माहौल नज़र आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग फ़ायज़ा के बुआ के यहाँ पर हैं, यानी कि फ़ायज़ा के खाला के यहाँ पे, और हमारे साथ हैं आमे। हाँ आमे। Khala means mother's mother sister. हाँ Amme means brother sister. आमे, ओके ओके। तो फ़ायज़ा की आमे के यहाँ पे हैं, और बड़ी आमे बुजुर्ग। और हमारे साथ हैं उनके हस्बैंड। So actually, as most of you know, we are with my big aunt's husband, and tonight we are gonna listen to his memories about the war that he saw with his own eyes, the war which was between Iran and Iraq. So my big aunt's husband's name is Ismail Al-Bandi, and now we're gonna listen to him. So Mr. Alwan, welcome. But we should welcome in Farsi. Khosh Aamdeed. So
I speak in English. Shoma Begu Farsi and Mona Begu English. Mona میگه میگه که من که مثلا انگلیسی صحبت میکنم شما هم فارسی حرف میگه منم که ترجمه میکنم. तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं पिछले साल आया था यहाँ पर और मैं उनसे मिला था, कुछ पेपर्स दिखाए थे अपने जब ईरान इराक की वॉर हुई थी सद्दाम हुसैन के समय, जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पे अटैक किया था और वो वॉर जो थी वो सालों तक चली थी और उस सालों की वॉर में, ईयर्स ऑफ वॉर में जो हमारे अंकल हैं वो काफ़ी साल तक उस वॉर में रहे, प्रिजन में रहे और अपने प्रेजेंट जो उनके जेल के एक्सपीरियंस है, प्रिजन के एक्सपीरियंस है वो आज हमें बताने वाले हैं। पिछली बार वो चीज़ें रह गई थी और आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दिवाकर भाई उनका इंटरव्यू लीजिए, तो मैं आज उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आज वो अपनी आप बीती बताएंगे कि उनके साथ आखिर क्या क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। نه شما میخوایم بگید من بعدش میگم. In the name of God. بسم الله الرحمن الرحیم آخه میدونم یعنی چی. ما در سال मैं प्रभु का नाम लेके शुरू करता हूँ। मेरा नाम इस्मतुल्लाह अलवंद है। ये बात है साल 1981 की। मैं उस वक्त एक जवान सिपाही था जब मैंने अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की थी। मैं 2 मज़ंदार में भेजा गया जहाँ पर मैंने 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग कंप्लीट करी। ट्रेनिंग शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी बहुत कठोर थी। हर दिन डिसिप्लिन, एंडोरेंस और वफादारी सिखाई जाती थी। ट्रेनिंग के बाद मेरा ट्रांसफ़र ईरान के एक शहर आवाज़ में कर दिया गया। मैं कुल 6 महीने आवाज़ में तैनात रहा। उन 6 महीनों में से 3 महीने शांत गुजरे, लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। युद्ध शुरू हो चुका था और बड़े मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस किए गए। हमें आवाज़ और फ्रंट लाइन्स के बीच डिप्लॉय कर दिया गया। तब मुझे एहसास हुआ कि अब ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और असली परीक्षा शुरू होने वाली है। 29 नवंबर सन 1981 रात 7 बजे हमारा एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन शुरू हुआ। ये एक नाइट ऑपरेशन था जो लगभग 12 बजे तक चला और फिर सुबह 4 बजे तक संघर्ष जारी रहा। लड़ाई अत्यधिक कठिन थी। हमारे और इराकी सैनिकों के बीच भारी फायरिंग हुई। काफ़ी इराकी सैनिक मारे गए। इसी दौरान मेरे सीधे हाथ की कलाई में गोली लगी, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और लगातार आगे बढ़ता रहा। ऑपरेशन के अंत तक हमने 75 गांवों को मुक्त करा लिया और दुश्मन के कई हथियार और संसाधनों को हमने ध्वस्त कर दिया। इस कठोर संघर्ष के बीच भी हमने नमाज अदा करी, क्योंकि हमें विश्वास था कि हिम्मत और धैर्य सिर्फ हथियारों से नहीं, ईमान से भी होता है। अगली सुबह लगभग 6 बजे स्थिति और गंभीर हो गई जब 70 से 80 इराकी टैंक हमारी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। हमारे पास सिर्फ 25 आरपीजी थे जिन्हें सभी सैनिकों में बांट दिया गया। ऑपरेशन कोड्स के माध्यम से संपर्क बनाए रखने के लिए बोला गया। फायर का आदेश मिलते ही हमने टैंकों पर हमला शुरू कर दिया। तेज प्रतिक्रिया और साहस के बल पर लगभग 60 दुश्मन के टैंक हमने तबाह कर दिए। इस भयानक मुकाबले के दौरान मुझे पेट में गंभीर चोट आई और गोली लगी। मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं 3 दिन और 3 रात तक रेगिस्तान में जख्मी पड़ा रहा। सर्दी इतनी थी कि शरीर सुन्न हो रहा था। सर्द हवाएं हड्डियों को गलाने वाली थी। तभी हमने सोचा कि जो हमारे साथी शहीद हो गए उनके शरीर में घुस किया जाए, उनके शरीर के गर्मी ली जाए और उनके मृत शरीर में हम लोग घुस गए। भूख और प्यास से हम मर रहे थे। तब मुझे और मेरे साथियों को अपना पेशाब पीना पड़ा ताकि हम जीवित रह सकें। एक रात सुबह 4 बजे एक जंगली जानवर हाइना मेरे निकट आया। मैं बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा क्योंकि जरा सी भी हरकत मेरी जान ले सकती थी। 2 दिन बाद दोपहर 3 बजे फिर से बॉम्बिंग शुरू हो गई, जिसमें मेरे लेफ्ट पैर में विस्फोट के कारण चोट लग गई। इसके बाद मुझे लगभग 100 से 150 मीटर तक घसीट कर एक टैंक के पास ले जाया गया। मुझे टैंक के अंदर डाला गया और मेरे पास एक ग्रेनेड था और मैंने निश्चय कर लिया था कि अवसर मिलने पर
अपने खुद के साथ इस टैंक को भी उड़ा दूंगा और ये युद्ध शांत हो जाएगा। लेकिन एक इराकी जवान ने मेरे से मेरा ग्रेनेड छीन लिया। इस दौरान मुझे मारा गया और मेरे 3 दांत तोड़ दिए गए। इस प्रकार मैं पकड़ा गया और बंदी बना लिया गया। मुझे खींचकर बाहर जमीन पर घसीट कर ले जाया गया। एक इराकी डॉक्टर ने मेरे प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई और अपने ही इराकी जवान को डांटा। मुझे बिस्तर पर लिटाकर 15 घंटे तक सोने दिया गया और भोजन भी दिया गया। बाद में मुझे बसरा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मेरे एब्डोमिनल की सर्जरी की गई, जिसमें मेरा पेट विस्तृत रूप से खोल दिया गया। मुझे आज भी आंत संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। हॉस्पिटल में 25 दिन तक रहा। एक दिन नर्स ने स्टिचेस खोलने की कोशिश की और गलती से मेरी आंतें बाहर गिर गईं। वह ये देख बेहोश हो गई। दोबारा सर्जरी की गई, लेकिन सही तरीके से नहीं। 1 महीने बाद सर्दी के मौसम में मुझे बगदाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां उचित कपड़े तक नहीं प्रदान किए गए। 45 मीटर के एक कमरे में 70 लोगों को रखा गया। भोजन सीमित और बिल्कुल खराब गुणवत्ता का था। सुबह शाम के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं तक नहीं थी और टॉयलेट जाने के लिए सिर्फ एक बाल्टी का उपयोग करना पड़ता था। इसके बाद मुझे विमान से अन्य स्थल पर ले जाया गया, जहां पर 3 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। पानी प्रदूषित था, गंदा था, लेकिन हमें पीने के लिए मजबूर किया गया। भोजन केवल इतना दिया जाता कि सिर्फ हम जीवित रह सकते। 3 महीने की बंदी अवस्था के बाद एक सहानुभूति रखने वाला इराकी सैनिक ने बताया कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के प्रतिनिधि आने वाले हैं, जो पहचान पत्र जारी करेंगे। हमें कागज और पेन दिए गए, जिसमें अपना नाम, स्थान और जन्म तिथि लिखने के लिए बोला गया। आखिर में उन्होंने हमें आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रदान करे, जो अंधकार में एक छोटी सी आशा की किरण थी। लेकिन बाद में कैंप के कमांडो को ये बात पता लग गई और उसने पूछताछ के लिए मुझे बुलाया। मुझे प्लास्टिक में लपेटकर इतना मारा कि मैं खून से लथपथ हो गया। लेकिन सहानुभूति रखने वाले उस सैनिक को बचाने के लिए मैंने 2 अन्य गार्डों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, आरोप लगा दिया। उन्हें गिरफ्तार कर पीटा गया। इसके बाद सभी बंधकों को फिर से प्रताड़ना दी गई और खूब पीटा गया। 1 महीने बाद हमें बस में बैठाकर दूसरे कैंपों में ले जाया गया। वहाँ भी अपमान और मारपीट जारी रही। जब हमें ट्रक में भरकर शहर से गुजारा गया तो कुछ लोगों ने हम पर पत्थर और लकड़ियाँ फेंकी, लेकिन कुछ लोगों ने छिपकर हमें खजूर और फल भी दिए। उस समय मुझे समझ आया कि हर जगह के लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ अत्याचार करते हैं तो कुछ इंसानियत दिखाते हैं। कैंप में आपसी एकता ने हमें जिंदा रखा। हमने तय किया कि चाहे कितनी भी पाबंदी हो, हम साथ नमाज पढ़ेंगे। एक दिन नमाज के दौरान इराकी गार्ड अंदर आ गया और उसने हमें बुरी तरीके से पीटा। उन्होंने 7 लोगों को चुनकर अलग कर दिया। हमें डर था कहीं शायद उन्हें मार दिया गया होगा, लेकिन कुछ समय बाद हमने उनकी आवाज़ सुनी। वो जिंदा थे। 7 बंदियों को एक बैरक में रखा गया। सुबह लगभग 7 चम्मच भोजन दिया जाता था। दोपहर में 5 चम्मच चावल और थोड़ा सा पतला सा शोरबा, और शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह तक केवल 2 रोटी मिलती थी। इतनी कमी के बावजूद हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। हमने अपने तरीकों से छोटे छोटे साधन तैयार किए ताकि चाय बन सके और कुछ क्षणों के लिए सामान्य जीवन का एहसास हो सके। एक दिन एक सिपाही ने मुझे लात मारने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उसका पैर पकड़ लिया। उसी क्षण दूसरे सिपाही ने मुझ पर बेरहमी से प्रहार किया, जिससे मेरे 2 और दांत टूट गए। मैंने अपनी आंखों से अन्य बंधकों को लोहे की छड़ी और बिजली के तारों से यातनाएं सहते देखा। ये सारी घटनाएं मेरे 8 वर्ष की बंदी अवस्था की हिस्सा थीं। शरीर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मनोबल और विश्वास को तोड़ना अलग बात है। मैं जीवित वापस लौटा, परंतु युद्ध की
स्मृति आज भी मेरे भीतर जीवित है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, कई बार वह मनुष्य के भीतर भी रहता है। और यहाँ मैंने लौटकर एक कविता लिखी जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ऐ लोते वीर सवार, तुम्हें देखकर मेरा मन बाग बन गया कितना सुंदर। तुम्हें मिलने की आशा ने दिल से गम का रंग मिटा दिया। तुम जीवन की नई शुरुआत हो जो सुबह के साथ पहुंची। मेरे लिए आज़ादी का गीत गाओ कितना सुंदर। तुम उस कबीले से हो जिसकी जान पर इतिहास गर्व करता है। आओ हिजरत की कहानी बयान करो जो कभी कहीं ना गई। प्रियजनों के बाल गम से सफ़ेद हो गए। तुम्हारी जुदाई में हर पल सालों जैसे थे। वह पवित्र पक्षी कहाँ है जो खबर लेकर आया। तुम्हारा खून हजारों मजलूम शहीदों की कीमत है। माँ, बच्चे और औरतें तुम्हारा हाल पूछते हैं। जब गम का समय आया तो हमने अपना राज बयान किया। मैं यारों के सामने खून और सत्य का गीत गाऊं। He's your brother. His brother is a war. Photographer. Yes, Like it's a photographer. Yeah, like you. But I'm not photographer. His brother. His name is Izzatullah. Izzatullah, Yes. your uncle. He's single? Yes. It is very bad. So भाई आमिन जो कि उनके बेटे हैं, सन है। आमिन थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाते हैं। See? Near to the kitchen. हाँ ओहो, तो वो आमिन के फादर की फोटो है। मतलब कि बाबा आमिन, Yes. what do you say about your father struggle? ترجمه میکنی بگم आमिन जो है वो नील नितिन मुकेश है تحمل ईरान का। خورده سیاسی منظورش مسائل سیاسی یا که سختی‌هایی که کشیده سختی‌هایی که کشیده هیچ وقت قابل تصور برام अरे यार You're saying that all those struggles that he made, okay, all the person struggles that he made, is not describable for us. Like we cannot imagine. We cannot imagine. باشون میذاشتن روغن جوش می آوردن سر پا مجبورش میکردن که روغن وایسن. You're saying that, for example, just imagine that they put their feet in the boiled oil. Just imagine, you know, in a hot oil. برعکس آویزونشون میکردن یا اینکه تا گردن تو خاک دفنشون میکردن برای مثلا یه شب تا صبح. Sometimes they hang them upside down, hanging them upside from the feet, and sometimes they put them in the soil to the neck. oh To the neck. All the night. All the nights for all nights. oh 24 hours they were God. in the soil. Iraq is your brother? Yeah, no matter that, no matter. Nope. No. Yeah. I hate Iraq and Iraq. I'm his brother. Okay. तो भाई ये उनके ब्रदर हैं जो शहीद हो गए हैं। Father. ये फादर है, ये Baba's father. हाँ बाबा's father and his grandfather. Baba's father and Abu Hishma's father. हाँ 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 okay. Okay. He write his stories. His writer story? Okay, go back straight. Yeah, like how much? I mean, it's like his brother, you see? Yeah.
Okay, this is all his biopic. Hey, Amir. Hey, that's that corner. I was saying that take it whenever you complete your video, then you take it back to me. So look at here, we have to be done. Yeah, you ready to work? Okay. Because my work is. No. Go to the. Goodbye. Goodbye. Khuda Hafiz.